जो ज़्यादातर पेपरों में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, डाइट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, एनटीए हो, यूजीसी नेट, जेआरएफ नेट हो, ज़्यादातर जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सवाल बनते हैं वो ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। तो चलिए उसी की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सीरीज है इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे पीवाईक्यू के क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो चलिए आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है हमने पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। तो इसी की फॉर्मेट में हम चालू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहला सवाल सवाल है, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम शर्त है, ये कथन किसका है? देखिए ये कथन दिया था डेविड ईस्टन ने। बहुत ध्यान से समझना, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम शर्त है, ये कथन किसका था? डेविड ईस्टन का। देखिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये कथन जो दिया था वो डेविड ईस्टन ने दिया था। इनकी दो प्रमुख बुकें हैं, जिन्हें पहली का नाम क्या है? पहली का नाम है एन अप्रोचेस टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और ये जो किताब आई थी कब आई थी? 1987 में आई थी। इसके अलावा एक दूसरी किताब है जिसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कब आई थी? 1953 में। और इसी किताब में इन्होंने ये बातें बोली थी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है व्यवहारवाद। देखिए जब भी नाम आता है व्यवहारवाद का, जब भी हम बात करते हैं व्यवहारवाद की, तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं डेविड ईस्टन की, क्योंकि व्यवहारवाद का जनक जो माना जाता है वो डेविड ईस्टन को। तो अगर हम बात करें इसके जनक कौन है तो उनका नाम क्या है? डेविड ईस्टन। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं पहले से क्या पूछा गया। तो हमसे पूछा गया है व्यवहारवाद जो है वो किस विचारधारा से प्रभावित है? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद से, मार्क्सवादी चिंतन से, नवमार्क्सवाद से, या औपचारिक संस्थावाद से? तो इसका आंसर आ जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद से। तो एक बार देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो व्यवहारवाद है वो तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार होता है जिसके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं और प्रतिक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सवाल पूछा है आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन ने ये किताब लिखी है आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये किताब जो आई थी आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये कब आई थी? 1965 में आई थी। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या था? डेविड ईस्टन इसके लेखक हैं। इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया था। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? डेविड ईस्टन ने ही किया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है उत्तर व्यवहारवाद किस पर बल देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा उपादेयता पर और कार्य दोनों पर ही ये बल देता है। कैसे? तो देखिए हम बात करते हैं, जब भी बात करेंगे व्यवहारवाद की, चाहे बात करें उत्तर व्यवहारवाद की, दोनों के ही जो जनक हैं या कहें प्रतिपादक हैं उनका नाम है डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का ही जनक माना जाता है। असल में क्या हुआ था, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यविहीनता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की थी। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की कब आया था? ये 1969 में ये
आया था, जिसका एक और नाम क्या है, इसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता पर भी और कार्य दोनों पर ही बल देता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा, हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रख दें और मूल्यों को दूसरी तरफ रख दें। मतलब ये कथन किसने कहा है कि हम अपने तथ्यात्मक ज्ञान को एक तरफ रख दें, कहां पर, एक मोहरबंद कीटाणुनाशक बर्तन में, वहीं दूसरी तरफ हम अपने मूल्यों को रख दें जहां वास्तविकता से उसे किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। ये कथन किसका है? देखिए इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल, ये कथन रॉबर्ट डहल ने कहा था। तो हमारे लिए एक निरर्थक प्रयास हो कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में रख दें और मूल्यों को दूसरी तरफ रख दें जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। ये कथन रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्तियों का अपना मूल्य होता है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव और मानवीय समाज ही होता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि आपको इन किताबों को, ये कुछ किताबें दे रखी हैं, इन किताबों को उनके प्रकाशन के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ किताबें दे रखी हैं और किताबों को हमें लगाना है क्रम के अनुसार। तो चलिए पहला, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखिए डेविड स्टन, तो इनकी किताब का नाम दे रखा है आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। हम जानते हैं कि जो किताब आई थी ये आई थी 1965 में, 1965 में। अगला है ए एफ बैटले। ए एफ बैटले, इन्हीं किताब का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये आई थी 1908 में। अगला है रॉबर्ट ए डहल, इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस। मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस जो कब आई थी? 1963 में ये आई थी। अगला बचा जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, इनकी बुक का नाम भी दे रखा है जिसका नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एनालिसिस। ये किताब जो आई थी ये आई थी 1967 में, 1967 में किताब आई थी। तो चलिए अब इसको हम सही क्रम में लगाते हैं। तो अगर इसका क्रम हम चेक करें तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर सी, फिर आ जाएगा यहाँ पर डी, फिर आ जाएगा यहाँ पर सॉरी सबसे पहले आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा डी और फिर आ जाएगा ए। तो सी डी बी, चेक करो सी डी बी नहीं दे रखा किसी में, तो इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो देख लेते हैं एक बार हम इसको भी। तो देखिए कुछ क्रम इस प्रकार से रहेगा, जैसे ए एफ बैटले की बुक का नाम क्या है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये किसकी बुक है? ए एफ बैटेल की, जो कब आई थी? 1908 में आई थी। रॉबर्ट डहल की किताब का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कब आई थी? 1963 में आई थी। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, इनकी किताब का नाम है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कब आई थी? 1967 में आई थी। डेविड स्टन की किताब का नाम क्या है? आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये कब आई थी? 1965 में आई थी। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया। हमसे पूछा है कि निम्न में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी? अभी पढ़ के निपटे हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम किताब किसने लिखी थी? डेविड स्टन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डेविड स्टन ने। देख लेते हैं एक बार। डेविड स्टन ने 1953 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये किताब जो लिखी थी, ईस्टर्न ने अपनी रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज विज्ञान को समाहित किया जा सके। मतलब इस किताब के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण समाज विज्ञान को ऐड करने की कोशिश की थी। ईस्टर्न का मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, न कि उसे कुछ भाग को। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टर्न ने अपनी इस रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया था। देखिए ये पूछा जाता है कई बार सवाल में कि राजनीति जो है ये क्या है?
मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा था? डेविड स्टर्न ने कहा था। किस बुक में बताया था? द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस बुक में बताया था। और ये बुक कब आई थी? 1953 में ये बुक आई थी। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीति का संबंध, जो राजनीति है इसका संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। पढ़ा है हमें कि राजनीति क्या है? समाज के मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। ये कथन किसका है? तो इसका आंसर आ जाएगा डेविड स्टर्न। तो राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक, तो समझ लेना, व्यवहारवाद के जनक कौन है? डेविड स्टर्न। उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी कौन है? डेविड स्टर्न। तो इन्होंने राजनीति के संबंध में निम्न परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा थी? कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक को, मतलब कि हेडिंग को, शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा सी, मैट लैंड ने ये कहानी की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक को देखता हूँ, शीर्षक के अंतर्गत इसके प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति कोई खेद नहीं होता बल्कि इसके हेडिंग मतलब शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये किसने कहा था? मैट लैंड ने कहा था। तो जान लेते हैं पहले कौन कौन है। तो देखिए कुछ विद्वान ऐसे थे जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते थे, मतलब राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते थे, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते थे। उसमें कौन कौन है? उसमें आ जाता है बकल, उसमें आ जाता है मैटलैंड, बर्कर, मैकेनी। ये कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान कोटि में नहीं रखते। इसी संदर्भ में मैटलैंड ने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि उसके हेडिंग के प्रति क्या होता है? खेद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है? राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये कथन किसका है? तो किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है समाज विज्ञान का एक ऐसा भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार से और सरकार के सिद्धांतों से होता है? तो ये कथन कहा था पॉल जेनेट ने, पॉल जेनेट। चलिए इसके आंसर भी देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का एक भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये वक्तव्य पॉल जेनेट ने कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? किसके अनुसार राज्य जो है जीवन की आवश्यकताओं के निर्मित अस्तित्व में आता है और मूलभूत श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। मतलब किसने कहा था कि जो हमारा राज्य होता है वो जीवन की आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और उन्हीं आवश्यकताओं के लिए या कहें मूलभूत श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में वो बना रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अरस्तु। तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। देख लेते हैं इसको भी। अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। तो जब भी ये कथन आ जाए आपको हमेशा ये याद रखना है किसका नाम? अरस्तु का नाम। तो अरस्तु ने कहा था कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सच जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। तो ये भी पूछते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? तो अरस्तु के अनुसार राज्य जो है क्या है? ये राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका काम केवल बुरे कामों या अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव की नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और जीव व्यवहार में उसके व्यवहार द्वारा वे सभी काम किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो दो सवाल पूछे जाते हैं सिंपल, जैसे ये कथन किसका है? जो राज्य है वो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल आता है और हमेशा उसके जीवन की रक्षा के लिए ही बना रहता है। तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। इसके अलावा अरस्तु ने क्या कहा था कि राज्य क्या है? एक सकारात्मक अच्छाई है। ये किसने भी कहा था? ये भी अरस्तु ने कहा था। चलिए अगले सवाल को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? वो जो यूनानी नगर राज्य था उसका आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्य। भाई आज जो हमारे राज्य हैं प्राचीन काल में उन्हें क्या बोलते थे हम? यूनानी राज्य बोला करते थे। देखिए
यूनानी राज्य राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इसी कारण यूनान वासियों के लिए नगर और राज्यों में कोई भेद नहीं हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे कि किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये कथन किसका है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, बल्कि यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। तो इसका आंसर आ जाएगा बक्कल। तो ये कथन किसका है? बक्कल का कथन है। तो देख लेते हैं। बक्कल के अनुसार ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। किसने कहा था? बक्कल ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा और इस समय का क्या रूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, गैटेल ने कहा था। तो गैटेल ने कहा था कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या रूप रहा और वर्तमान समय में इसका क्या रूप रहेगा और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये सब कथन कौन बोलता है? गैटेल बोलता है। तो यह कथन गैटेल का है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या रूप है और आदर्श स्वरूप इसका क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। 15वें सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो देखिए 15वें का आंसर आ जाएगा FW मैटलैंड। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि मैटलैंड ने ही कहा था कि ये विज्ञान नहीं है। तो देखिए, चाहे बक्कल हो, चाहे कॉम्ट हो, चाहे मैटलैंड हो, अमास हो, अमास बिट्स, मोस्कन हो, ब्रिगन हो, पर्क हो, ये कुछ ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते। जबकि अरस्तु हो, बोंदा हो, हॉब्स हो, मॉन्टेस्क्यू हो, बाइस हो, बर्नस्ली हो, जेलिनेक हो, डॉक्टर फाइनर हो, लास्की हो, ये सब राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो देखिए, दोनों ही बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। कि सवाल सबसे पहले कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में कौन कौन स्वीकार नहीं करते, तो ये सारे आ जाएंगे। और जो स्वीकार करते हैं वो कौन है? अरस्तु, हॉब्स, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, बर्नस्ली, जिलेने, डॉक्टर फाइनर, ये सब। अब अगला कि अरस्तु थे जिन्होंने क्या कहा था? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संख्या दी थी। किसने दी थी? अरस्तु ने। एक थे बर्नस्लॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित सकने वाला विज्ञान कहा है। तो पूछ सकते हैं कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान किसने कहा है? बर्नार्ड शॉ ने कहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है? स्वतः अनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसमें दर्शन पर बदल जाता है। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा बी, मतलब स्वभावतः अनुभाविक होता है, बिल्कुल ठीक बात है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें दर्शन पर बल नहीं दिया जाता। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 20 का आंसर आ जाएगा। तो देखिए व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। तो ये व्यवहारवाद क्या है जो हम ये पढ़ रहे हैं व्यवहारवाद के बारे में? ये क्या है? राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा युगांतरकारी परिवर्तन आ गया कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संख्या दी जाती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला कि यह अध्ययन के वैज्ञानिक उपस्थिति पर बल देता है। दूसरा कि तथ्यों पर बल देता है। तीसरा मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। चौथा अंत अनुशासनात्मक सामान्य विज्ञान में एकता पर बल देता है। अनुभाविक अध्ययन पर बल देता है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल देता है। 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित उपागमों में से किस उपागम को दो मांगे थी? पहली प्रासंगिकता और दूसरी कार्रवाई।
तो ऐसा आंसर आएगा इसका उत्तर व्यवहारवाद। तो देख लेते हैं एक बार। उत्तर व्यवहारवाद जो था, ये व्यवहारवाद का ही अगला चरण, एक सुधारक आंदोलन और एक नवीन दिशा का संकेत है। इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता और कार्यवाही। यह व्यवहारिक वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तत्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने और उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल्य मंतव्य है, सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगीतपूर्ण होनी चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक वैज्ञानिकों के मूल्य निक्षेपण या तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उसको समाज और राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवर्तित किया गया है। चलिए 8वां सवाल पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। थोड़ा पानी पिया है। चलिए आपने पढ़ लिया सवाल। तो क्या है सवाल पूछा है, शक्ति के संदर्भ में, याद रखना शक्ति की बात हो रही है कि शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। ये किसने कहा है? उसका आंसर आ जाएगा लॉसवेल ने। किसने कहा है? लॉसवेल ने। तो देखिए क्या कहा है उसने, राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख और शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं, जैसे व्यक्ति में परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध, और राज्य में परस्पर शक्ति संबंध। लॉसवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, ये परिभाषा भी लॉसवेल ने ही दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्या पूछा है सवाल? हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? किससे? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से। तो देखिए देख लेते हैं पहले इसका। सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना है, क्रियाशीलता जो होती है ये उत्तरदायित्व का वहन करना है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। व्यवसायों का अधिग्रहण करना है, ये भी ठीक बात है। तो तीनों ठीक है। तो किसमें आ रहा है ऑप्शन डी? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। देख लेते हैं एक बार। जो उत्तर व्यवहारवाद होता है हमारा, उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सार तत्व को प्राथमिक माना जाना चाहिए। तो किसको? टेक्नोलॉजी की अपेक्षा किसको? सार तत्व को हम प्राथमिक मान सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालिक आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व और कार्य क्षमता के सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य और वांछनीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि न्यू ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये किताब की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स ई मरियम। ये किसने कहा है? चार्ल्स ई मरियम। तो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये कब आई थी? 1925 में आई थी। तो ये नामक पुस्तक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मरियम की पुस्तक है। तो चार्ल्स ई मरियम कौन है? एक व्यवहारवादी विचारक है। मरियम की उसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। और 21वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। किसमें? बौद्धिक आधारशिला में। किसकी? व्यवहारवाद की। क्या है? नियमितताएं हैं, व्यवस्थापन है, शुद्ध विज्ञान है, और वियोजन है, नहीं वियोजन तो नहीं है। तो क्या रहेगा? 1 2 3 देखो किसमें सी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इसका। तो डेविड स्टर्न ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 लेख में व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 8 बौद्धिक आधारशिलाओं को। किसमें कहा है? किया है? द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। कब आई थी? 1945 में। जो इस प्रकार है,
नियमितता होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, प्रविधियां, परिमाण, मूल्यक्षेपण, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण। ईस्टर्न कहते हैं कि ये बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया है। इन्हें ईस्टर्न ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। किसको? इन 8 मान्यताओं को। चलिए अगले सवाल पर आते हैं 22वां क्वेश्चन हमसे कि उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारे कौन कौन से हैं? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारे कौन कौन से हैं? तो पहला चेक कर लेते हैं। असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयक है। हाँ सही बात बोला है। अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। नहीं, ये तो नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर? केवल एक। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। देख लेते हैं इसका भी आंसर। जिस प्रकार डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई, उस प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं भी बताई हैं। तो व्यवहारवाद की कितनी विशेषता बताई है? 8 विशेषता, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषता बताई है, जिनमें कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है। किसकी? टेक्नोलॉजी की बजाय विषय वस्तु क्या है? प्राथमिक है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वही उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया था कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेष्ठकर है। तो दोनों नारे आपको याद रखने हैं। तो व्यवहारवादियों का नारा क्या था? व्यवहारवादियों का नारा कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का नारा क्या था? कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना अच्छा है या श्रेष्ठकर है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक स्थिति पर नहीं। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया। राजनीति वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है। वह राजनीतिक वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 कि डेविड स्टर्न निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजकता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जेम्स ब्राइस की। क्या आएगा इसका आंसर? जेम्स ब्राइस। देख लेते हैं एक बार। डेविड स्टर्न ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोजकता कहकर उसकी आलोचना की। जेम्स ब्राइस संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों और संस्थाओं का अध्ययन किया गया है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में जेम्स ब्राइस